हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत। इतिहास क्या है? इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो पहला क्या था? पूर्व ऐतिहासिक काल, जिसकी कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, जिसकी लिखित सामग्री मिली तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। तीसरा क्या है? तीसरा ऐतिहासिक काल है जिसकी लिखित सामग्री मिली है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। पुरातत्व। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व क्या होता है? प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, जो मानव जिस चीज़ को प्रयोग करता था वो वस्तुओं, निर्मित मंदिर का प्रयोग करते थे, इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। ताड़पत्र। ताड़पत्र क्या होता है? ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्तों को ताड़पत्र कहते हैं। भोजपत्र। भुर्ज नामक पेड़ की छाल, ये एक पेड़ होता है भुर्ज, उसके पेड़ की छाल को भोजपत्र कहते हैं। ताम्रपत्र। तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। स्तंभ लेख। पत्थर के खंभों पर लिखे लेख पत्र। शिलालेख। पत्थर के चट्टानों पर लिखे लेख। इतिहास को जानने के स्रोत इस प्रकार हैं। पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख। यह अशोक के रुम्मैनदेई अभिलेख का अंश है, जो लुम्बिनी, नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। सिक्के एवं मोहरे। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला एवं तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में की थी। यह सभ्यता उत्तर प्रदेश के मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तथा पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकागेडोर तक विकसित आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित कांस्ययुगीन सभ्यता थी। लोथल से सबसे बड़ी जहाज़ों की गोदी, डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। लोथल से हमें सबसे बड़ी जहाज़ों का साक्ष्य मिला है, मतलब यहाँ पर पाया गया है। हड़प्पन लिपि भाव चित्रात्मक है। हड़प्पन की जो लिपि है भाव चित्रात्मक है, और तथा यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। लिपि मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, लेकिन जो हड़प्पन लिपि थी वह दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। सारनाथ स्तूप, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये है पुरातात्विक स्रोत। क्या स्रोत है पुरातात्विक के? सारनाथ स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, बनारस में स्थित इस स्तूप, धमेक स्तूप, इसका नाम धमेक स्तूप है, का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तूप जो है उसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। साहित्यिक स्रोत। ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखकों के नाम। रामायण एवं महाभारत किसने लिखा है? वाल्मीकि एवं वेदव्यास। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है और महाभारत को वेदव्यास ने। अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी है। राजतरंगिणी कल्हड़। इंडिका मेगस्थनीज यूनानी राजपूत। यात्रा विवरण फाहियान चीनी यात्रा विवरण
सैन त्याग स्यांग स्यांग सैन स्यांग ह्वेनसांग चीनी यात्री। एडी और बीसी, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है एडी और बीसी क्या होता है, ईसा पूर्व से क्या मतलब समझते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि को हम एडी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि को हम ईस्वी कहते हैं, ईस्वी। बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी को एनो डोमिनी, बीसी को बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथि को हम बीसी कहते हैं, इसे हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि को। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कालिंगम। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर, पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर खोज किया था। मोहनजोदारो राखल दास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे खोज किए थे। चंद हुदड़ो एनजी मजूमदार 1931 में सिंधु नदी की घाटी पर, सिंधु नदी पाकिस्तान में किया था। कालीबंगा अमलानंद घोष 1953 में घंघर राजस्थान में। लोथल एस आर राव 1957 से 58 में भोगवा गुजरात में, जो कि है खोज किया था। पाषाण काल, पाषाण अर्थात पत्थर काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा, अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल मतलब पत्थर के अधिक प्रयोग, इस युग में पत्थर से अधिक प्रयोग होता था, इसलिए इसे हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकार पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे, नदियों किनारे, झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन होता था। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया था। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। यह मानव की आखेटक अवस्था थी। आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस युग में मानव ने खेती करना, भोजन संग्रह करना सीख लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखिए कि आग की खोज कहाँ हुई थी, पूरा पाषाण काल में, और खेती करना, भोजन संग्रह करना मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल, हत्थेदार, कुल्हाड़ी एवं हसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने में किया जाता था। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे ये बस्तियां गांव बन गईं। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी से बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया गया। शव के साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा। धातु काल, नव पाषाण युग के अंत में मानव ने पत्थर के साथ धातुओं का इस्तेमाल आरंभ किया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्र पाषाण युग कहा गया। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि धातुओं में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ, तो तांबे का प्रयोग हुआ। नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। जितनी भी सभ्यताएं हैं सब नदियों के किनारे उनका विकास हुआ है। विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिनमें सिंधु घाटी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता प्रमुख है। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व में। अभी ईसा पूर्व का मैंने मतलब बताया, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। कैसे हुई खोज? सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष
पुरातात्विदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष है। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसे लोग मोहनजोदारो कहते थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पुरातत्वविदों ने इस स्थल के विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल गया। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में है। भारत में रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, दयामाबाद महाराष्ट्र में इस सभ्यता से संबंधित प्रमुख पुरा स्थल है। भवन निर्माण उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो आयताकार थी। जो भी इमारतें मिली सब आयताकार थी। कई 2 मंजिला घर थे तो कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय तथा स्नानागार का उचित प्रबंध था। रहन सहन चावल, गेहूँ और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी और ऊँट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब मतलब पायल, बाली, अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चोंदोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। देवी देवता इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की चार मुख्य विशेषताएं थी। मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, पशु पूजा और वृक्ष पूजा। व्यापार हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। कपास को उत्पादन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग करते थे। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती, देखिए हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मेसोपोटामिया सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। जिगुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे। इनकी लिपि चित्रात्मक थी। मिस्र सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगाकर इसे पतले एवं मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को ममी कहते हैं। इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। कीट सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में भी थी। यह सभ्यता वांगहो नदी के किनारे विकसित हुई। कॉटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।